एक लेंस लेकर ढूंढने पर मिलने वाले इजराइल के सामने दुनिया के किसी भी देश को अपने मनमर्जी तरीके से बर्बाद करने की हैसियत इजराइल के पास में है। ये अकल वालों के सामने शक्ल वाले मुजरा करते हैं। इजराइल जागती हुई वो चींटी है जो सोते हुए दुनिया भर में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक में बंद कर सकते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आज जिस AI चैट GPT का दबदबा चल रहा है और फिर उसके बाद का हसन पाकिस्तान के इमरान खान से अच्छा कौन बता सकता है कि भारत में आज भी एक गांव में 5 शमशान घाट मिलते हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आदमी के मरने के बाद भी उसकी जाति ना मर जाए। गाजा और इजराइल के बीच चल रहे वॉर में हर एक आदमी के दिमाग में घूम फिरकर एक ही सवाल आ रहा है कि दुनिया के नक्शे में एक बॉल पेन के पॉइंटर जितना इजराइल, पूरी दुनिया के 0.02% मुट्ठी भर आबादी वाला इजराइल सीधे सीधे मैप में नहीं दिखने पर एक लेंस लेकर ढूंढने पर मिलने वाले इजराइल के सामने इतने बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी हाथ बांध कर खड़े हैं। वो क्यों इजराइल से खौफ खाए पड़े हैं और क्यों खुलकर सामना नहीं कर पा रहे। 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा ने इजराइल पर पहली बार हमला किया तो अगले दिन अमेरिका के पावरफुल देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भागते हुए हाजिरी लगाने पहुंच गए। क्यों पूरी वेस्टर्न कंट्रीज एक के बाद एक इजराइल के समर्थन में उतरती जा रही है। एक पिद्दी सा देश जो पूरे अरब देशों को जूते की नोक पर रखकर बात कर रहा है। अपने हथियारों के पीछे दम भरने वाला USA जो कभी भी अरब देशों से सीधे सीधे नहीं लड़ सकता। ऐसे में इजराइल चारों तरफ से 57 अरब देशों से घिरा होने के बावजूद सीना चौड़ा करके खड़ा है। हमारे यहाँ कश्मीर जैसी जगह में अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो तुरंत अमेरिकी राजदूत पहुंच जाता है और गाजा में खुलेआम ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है तो मानवाधिकार गधे के सर से सींग की तरह गायब है। इजराइल संघर्ष की हिस्ट्री तो आप और हम सभी लोग जानते हैं, पर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इजराइल के सामने खौफ खाकर बैठी है। आखिर कहां से आई पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने की ताकत इजराइल में। क्या ये सिर्फ हथियारों के दम पर है या फिर कुछ और बात है। आज इसी पर नजर डालते हैं। हमको यहाँ एक क्लियर बात समझनी है कि जहाँ ज्यूज यानी यहूदी शब्द आता है वहाँ इजरायली मान के चलना है। इसको इस तरह से समझिए कि यहूदी दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जिस धर्म का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है तो वो इजराइल का नागरिक माना जाता है। हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि जब इजराइल और गाजा के बीच में वॉर बढ़ा तो दुनिया भर के देशों से यहूदी अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर अपने देश इजराइल की सेना का साथ देने के लिए निकल पड़े। और जहां ये लोग काम कर रहे थे उनमें से अधिकतर कंपनियों ने कहा कि भाई आप जाओ, सैलरी की चिंता मत करो, वो हम आपकी चालू रखेंगे, पर वापस आना यही है। अब इन कंपनियों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पूरी दुनिया यहूदियों की देशभक्ति और तेज दिमाग की कायल है। वो कंपनियां चाहती हैं कि यही लोग वापस आकर अपनी पोस्ट संभालें। और हम सभी जानते हैं कि अकल वालों के सामने शक्ल वाले मुजरा करते हैं और ये ठहरे दुनिया के सबसे बड़े मनी और टेक्नोलॉजी कंट्रोलर। इसलिए इजराइल जागती हुई वो चींटी है जो सोते हुए कई हाथियों से ज्यादा ताकतवर है। पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी कुल 1,40,00,000 है, जिसमें से भी करीब 42 लाख यहूदी इजराइल से बाहर पूरी दुनिया के हर एक कोने में फैले हुए हैं। एजुकेशन को प्रायोरिटी देने में ये शुरू से ही आगे रहे, इसीलिए अपनी पॉपुलेशन पर भी शुरू से ही कंट्रोल रखा, क्योंकि ये क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में विश्वास रखते हैं। इसलिए ना खुद कभी कन्वर्ट होते हैं और ना कभी कन्वर्ट कराने में विश्वास रखते हैं। यही वो यहूदी धर्म है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा अक्लमंद माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। ऑयल रिफाइनरी और डायमंड कटिंग के अलावा मोबाइल में मल्टी कैमरा, फेस ID रिकॉग्नाइजेशन, नेटवर्क फायरवॉल और कृषि क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी सभी इजराइल की देन है। अब ये देखते हैं कि पूरी दुनिया को अपने घुटने पर कैसे रखे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय टेक्नोलॉजी का टाइम है। हर किसी देश के लिए बड़ी से बड़ी वॉर में जीतने की उम्मीद सिर्फ टेक्नोलॉजी पर टिकी है। ये जिसके हाथ में सबसे ज्यादा है वही राजा है, और हुआ भी है। जिसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर, जिसमें एक अच्छे पायदान पर खड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी है डेल, जिसके मालिक माइकल डेल एक यहूदी हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहूदी मतलब इजराइल। फिर उस कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज। ये दुनिया भर के करीब 90% कंप्यूटर में यूज होता है। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के CEO स्टीव बालमेर एक यहूदी हैं। ये अगर चाहें तो दुनिया भर में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक में बंद कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो सिस्टम खरीदा था या फिर पायरेट वर्जन यूज कर रहे थे। कंप्यूटर की जान जिस प्रोसेसर में होती है उसको बनाने वाली कंपनी इंटेल, जो कि एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दुनिया भर के करीब 80% कंप्यूटर और मोबाइल में इंटेल का ही प्रोसेसर यूज होता है।
जिसकी मेन लेबोरेटरी इजराइल में है और जिसके 300 कोर एम्प्लॉई यहूदी हैं। कंप्यूटर में यूज होने वाली रैम और ग्राफिक्स कार्ड में सबसे फेमस कंपनी है एनवीडिया, जिसके साथ मिलकर रिलायंस मॉडर्न एआई सुपर कंप्यूटर बनाने जा रही है। इसमें भी बड़े लेवल पर यहूदियों का हाथ है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आज जिस एआई चैट जीपीटी का दबदबा चल रहा है उसके सीईओ सेल्ट अल्टमैन एक यहूदी हैं। आप सबके सबसे फेवरेट ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर है, इन सब का मालिक एक है, मार्क जकरबर्ग, जो एक यहूदी हैं। किसको उठाना और किसको गिराना इन भाई साहब के हाथ में है। यही नहीं, गूगल मैप, जीमेल, गूगल क्रोम और यहाँ तक कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये यूट्यूब तक एक यहूदी के हाथ में है, जिनके नाम है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। यही नहीं, अगर आपके हाथ में अगर एंड्रॉइड फोन है तो ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल का है। यहाँ तक कि अगर कोई ऐप बनाकर जिस प्ले स्टोर पे डाला जाता है वो प्ले स्टोर भी गूगल का है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर मैकडोनाल्ड कंपनी है जो अगर किसी वजह से फिलिस्तीन की मदद करने की कोशिश करती है तो गूगल किसी भी फॉर्मेलिटीज की बात कहकर इसके ऐप को कुछ समय के लिए प्ले स्टोर से हटा देगा या फिर प्ले स्टोर से रेटिंग गिरा देगा या फिर डाउनलोडिंग गिरा देना, ये सब इनके हाथ में है। इसकी जगह अगर कोई बैंकिंग ऐप है तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम कर देंगे। यही नहीं, ये जो अल्फाबेट कंपनी है ये भी गूगल की सब्सिडरी कंपनी है, जिसका मेन काम है एडसेंस और गूगल एड्स को कंट्रोल करना। और ये हम सभी जानते हैं, किसी के भी खिलाफ प्रचार करना या फिर प्रचार में कॉम्पिटिटर को सामने खड़ा कर देना इनके बाएं हाथ का खेल है। ओरेकल जो बैंकिंग जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, क्लाउड स्टोरेज और डेटा सेंटर का काम करती है, इसके को फाउंडर भी एक यहूदी लैरी एलिसन है। ऐसे में क्या रखना और क्या लीक करना सब इनके हाथ में है। यहूदी एक ऐसे स्पाईवेयर के भी जनक हैं जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जिसका नाम है पेगासस स्पाईवेयर। अपने आप इंस्टॉल होने वाले इस वायरस का कोई पता नहीं चलता कि कब आपके डिवाइस में आ धमका और फिर उसके बाद का हसन पाकिस्तान के इमरान खान से अच्छा कौन बता सकता है। इसने कब इमरान खान की कुर्सी खींची ये खुद इमरान खान को पता नहीं चला। आप विश्वास नहीं करेंगे, इजराइल के एक एम्बुलेंस ड्राइवर नाथन एंडरसन ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था हिडनबर्ग रिसर्च, जिसमें छपी एक रिपोर्ट अडानी जैसे दिग्गजों को अर्श से फर्श पर लाने के लिए काफी है। और इसका सबूत हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था। इसके एक छोटे से आर्टिकल ने अडानी ग्रुप के शेयर को एक साथ 71% नीचे गिरा दिया था। इसकी भी एक बाप कंपनी है ब्लूमबर्ग, जिसके फाउंडर है माइकल ब्लूमबर्ग, जिसकी एक रिपोर्ट किसी भी अच्छे खासे देश की जीडीपी को चने के भाव कर देने के लिए काफी है। ये भी एक बड़ा कारण है कि सभी देश नतमस्तक हुए पड़े हैं। इजराइल दुनिया की एक ऐसी खुफिया एजेंसी का मालिक है जो दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारने में विख्यात है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ये एजेंसी एक बार किसी के पीछे पड़ गई तो उसकी दर्दनाक मौत के बाद ही रुकती है। पड़ोसी देश ईरान जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था तो इजराइल को यह डर था कि फिलिस्तीन को देगा। लगातार 8 साल तक रेकी करके उसके वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे को मार डाला। We start this hour with breaking news. One of the country's top nuclear scientists has been assassinated. That he was assassinated by Israeli operatives using a satellite-controlled machine gun. अपने देश के 11 खिलाड़ियों के कातिलों को इसने ढूंढ ढूंढ कर मारा था, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। इसलिए कोई भी आतंकवादी संगठन इजराइल पर हाथ डालने से कतराता है। सेना की चिंता इसको है नहीं, क्योंकि इजराइल के हर एक नागरिक को सेना में कुछ समय निकालना कंपलसरी है। इसलिए यहाँ का हर एक नागरिक फौजी है, जिस वजह से 98 लाख सैनिक इजराइल के हर समय लड़ने के लिए तैयार है। इजराइल के पास आयरन ड्रोम सिस्टम है जो एक साथ 2 दिशाओं में 4 से 70 किलोमीटर जितनी कम दूरी से दागे गए रॉकेट और बम को भी रोकने और हवा में खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा यहूदी और भी इंडस्ट्रीज जैसे फैशन में पोलो राल्फ लॉरेन, कैल्विन क्लीन और 7 स्टार होटल में हयात रेजेंसी जैसे सैकड़ों देशों के हर एक बड़े शहर में मिल जाएंगे। ये पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अपने पोस्ट पर बैठे हैं अपने देश के लिए हमेशा वफादार होते हैं। यहाँ तक कि इस डर से एप्पल जैसा ब्रांड भी अछूता नहीं है। इन्हीं की कॉम्पिटिटर कंपनी एप्पल में भी जो बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं वो यहूदी हैं, और यहूदी मतलब इजराइल। पिछले दिनों एप्पल में काम करने वाली नताशा डैच ने अपने एक पोस्ट में खुद को एक गर्वित जर्मन के रूप में पेश किया और यहूदी लोगों के बारे में दावा किया कि वे देशों में घुसते हैं, लोगों के जीवन, नौकरियां, घर, सड़कें चुराते हैं, उन्हें धक्का देते हैं, उन्हें धमकाते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। इन मैडम की पोस्ट जनता के सामने आने के बाद नताशा डैच ने अपने इंस्टाग्राम और अपना लिंक्डइन अकाउंट हटाकर बचने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। एप्पल ने तुरंत नफरत भरे भाषण और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाया और नताशा डैच को तुरंत घर पर भेज दिया। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमले के दौरान कई लोगों को किडनैप कर लिया, इसलिए न्यूयॉर्क में किडनैप लोगों के पोस्टर लगाए गए थे।
जिन पर लिखा था एब्डक्टेड बाय हमास। ऐसे में न्यूयॉर्क की एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी में काम करने वाले भारत के क्रूज मिस्त्री अपनी पत्नी शैलजा के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में लगे इन पोस्टर से छेड़छाड़ कर रहा था और इन पोस्टर के नीचे एक पर्चा चिपका रहा था जिन पर लिखा था कब्जे करने वाले परिणाम भोगते हैं। ये पूरी घटना पीड़ित यहूदी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो वायरल होने के बाद शैलजा और क्रूज की पहचान हुई तो ये सामने आया कि शैलजा शाहरुख खान के साथ में काम कर चुकी है। क्रूज के बारे में ये भी सामने आया कि वो IIM अहमदाबाद का पढ़ा हुआ है और मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियों में काम कर चुका है। लेकिन न्यूयॉर्क की जिस कंपनी में ये काम कर रहा था उस कंपनी के CEO का नाम डेविड मैसेर था। क्रूज की बदकिस्मती थी कि वो एक यहूदी निकले और दूसरे दिन क्रूज को कंपनी से निकालने की जानकारी लिंक्डइन पर थी। इधर सिटी बैंक में काम करने वाली नोजिमा हुस्नोवा ने सोशल मीडिया पर गाजा की ताजा घटनाओं के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और लिखा कि समझा जा सकता है कि हिटलर इन सबसे मुक्ति क्यों चाहते थे। इस ट्वीट में नोजिमा उस घटना का जिक्र कर रही थी जिसमें हिटलर ने यहूदी समाज को चुन चुन कर मारने का आदेश दिया था और यहूदियों के नरसंहार को जायज ठहराया था। जब लोग सोशल मीडिया पर नोजिमा को निशाना बनाने लगे तो बैंक को भी पता लगता है। अगले दिन नोजिमा हुसैनोवा अपने घर पर थी। यहूदियों का सीधा सा फंडा है कि समस्या का समाधान बाद में करो, सबसे पहले समस्या देने वाले का करो। इन्होंने अपने समय से सीखा और अपने चारों तरफ सिक्योरिटी का कवच तो तैयार किया ही, साथ ही इजराइल पूरी दुनिया की नस पकड़ कर बैठा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए चाहिए और वो इजराइल के पास नहीं है। इनको पता है कि आज का युग फिजिकली नहीं डिजिटली वॉर का है। दुनिया के किसी भी देश को अपने मनमर्जी तरीके से बर्बाद करने की हैसियत इजराइल के पास में है। आज अगर ये कौम एक जगह खड़ी होती है तो जब चाहे एक झटके में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा सकती है। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इनके पास में है। कौन सी खबर बाहर जानी चाहिए और किसको रोकना है ये सब कुछ इनके हाथ में है। गाजा की जो पिक्चर हम लोग अभी देख रहे हैं हो सकता है हकीकत उससे भी बुरी हो। ये जिस किसी देश में भी घुसते हैं वहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन जाते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी भी करीब करीब इन्हीं पर टिकी है। अगर ये सब मिलकर पीछे पड़ जाएं तो जो बाइडेन जैसी हस्ती को किसी गांव का सरपंच भी नहीं बनने दें। इसलिए अपने हथियारों के पीछे दम भरने वाला अमेरिका जो कभी भी अरब देशों से सीधा सीधा नहीं लड़ सकता। ऐसे में इजराइल चारों तरफ से 57 देशों से घिरा होने के बावजूद सीना चौड़ा करके खड़ा है। यही कारण था कि जो बाइडेन जो पूरा यूक्रेन फूंक जाने के 1 महीने बाद जेलेंस्की से जाकर मिलता है वहीं इजराइल के लिए नंगे पैर भाग लिए। इजराइल आज हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसने इतिहास से सीखा है। उसको पता है कि लगातार शांति की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमें भी इजराइल से सीखने की जरूरत है क्योंकि हमने भी हर बार शांति की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लेकर कुमारगुप्त तक करीब 80 साल पूर्ण अपराध विहीन और दंड विहीन समाज और भरपूर समृद्धि युक्त शांतिमय जीवन जीने का मजा लिया तो रिजल्ट ये रहा कि लोग लड़ना भूल गए और भूल गए कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग और ऐसी कौमें हैं जो एक झटके में आपसे सब कुछ छीन सकते हैं। और हुआ भी यही। जब लाल और श्वेत हूण भारत में आए तो उन्होंने उत्तरी भारत को 60 साल तक कुरेदा। हमने 6ठी शताब्दी में फिर से समृद्धि युक्त शांति का आनंद उठाया तो अरबों ने 50 सालों तक रोंदा। फिर जब मिहिर बोझ आए तो अगले 100 सालों के लिए शांति और समृद्धता की नींव रखी। पर इस बार हिंदुओं से भगवान भी तंग हो चुका था और इस बार 1000 सालों की उन काली रातों में तुर्कों और अंग्रेजों के हाथों 7 करोड़ हिंदू काट डाले गए। कई जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हुए। 1943 में जब अकाल पड़ा तो अंग्रेजों ने पूरा अनाज भरकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए सैनिकों के लिए भेज दिया था जिसकी कीमत बंगाल के 40 लाख लोगों ने भूख से जान देकर चुकाई और साथ में गंवाया अफगानिस्तान, पूर्वी बंगाल और पूरा उत्तर पश्चिम। आज भारत भले ही तरक्की की डींगे हाँकता हो पर धरातल पर असलियत कुछ अलग है क्योंकि भारत में आज भी एक गांव में 5 शमशान घाट मिलते हैं जिनका सीधा सा मतलब है कि यहाँ 5 जातियां रहती है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आदमी के मरने के बाद भी उसकी जाति न मर जाए। ऐसे ही कई राजनीति से प्रेरित कारणों से भारत अंदर से खोखला होता जा रहा है और इसकी भरपाई तब तक नहीं होगी जब तक हम इजराइल की तरह अपने जातिगत मामलों से उठकर सोच नहीं बनाएंगे। और ये जरूरी है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की नींव जनता पर टिकी होती है और जनता की नींव सोच पर, और ये सोच थोड़ी सी डगमगाई और सब धराशायी।